इस क्वेश्चन में ये एक ग्लास स्लैब है, यहाँ पर मतलब एयर नहीं है, ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, जरूरत पड़े तो लिया जा सकता है। और डायग्राम को बड़ा करके दिखा दूँ मैं। लाइट ये आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर इज आई। लाइट को जाना ऐसे था लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर मीडियम चेंज हो गया है। जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसमें बेंडिंग होती है। यहाँ रेयरर है, यहाँ डेंसर है, तो लाइट रेयरर से डेंसर आते टाइम नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल है। लाइट ऐसे आ रही थी और ऐसे बेंड होके ऐसे चली जाएगी। ठीक, अब पॉइंट एफ पर पहुंच गई वो। अगेन मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम जो अगर अगेन चेंज हो रहा है तो फिर से बेंडिंग होगी, बट इस बार लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है। यहाँ पर चाहो तो बना लो एक और परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल। इस नॉर्मल से लाइट दूर चली जाएगी। जाना था इसे ऐसे, जाना था इसे ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। ये लाइट, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये लाइट है। ये लाइट इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इसका एक्चुअल पाथ एफ जी होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि पहले क्या हुआ ड्यूरिंग फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये ड्यूरिंग फर्स्ट रिफ्रैक्शन लाइट बेंड आई थिंक क्लॉकवाइज, एंड दूसरे रिफ्लेक्शन में अगेन बेंडिंग हुई, सेम अमाउंट की बेंडिंग हुई बट एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए अल्टीमेटली लाइट पैरेलल रहेगी या नहीं? क्या मतलब, पहले आप मान लो ऐसे जा रहे हो, फिर आप कुछ डिग्री घूम गए और फिर आप जितना इधर घूमे थे उतना ही आप उधर को घूम गए। तो ये तो आप नाच रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप पैरेलल हो रहेंगे। हाँ, लेकिन ये पैरेलल कुछ अलग प्रकार का है। कैसा पैरेलल कि अगर आप ध्यानपूर्वक देखो, पहले ऐसे जा रहे थे और अगर आप बेंड होके रीबेंड ना होते तो आप जाते कैसा, सीधे ऐसे, फिर ऐसे जैसे जा रहे हैं ऐसे ही जाते रहते। अभी भी तो पैरेलल ही रहेंगे ना आप। लेकिन बेंडिंग हो करके रीबेंडिंग जब हुई तब भी पैरेलल रहे, लेकिन अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया? लेटरल शिफ्ट का। लेटरल शिफ्ट का मतलब देखिए, आपने यहाँ पे मान लेते हैं 45 डिग्री के बराबर की बेंडिंग करी और अब आप फिर से 45 डिग्री बेंडिंग करेंगे, बट इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से। तो देखिए आप ऐसा जाने लग गए। कैसा जाने लग गए? पहले जा रहे थे ऐसे और अब जाने लगे ऐसे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन आप जाते जाते, जैसे गेम में होता है ना, एकदम से आपने कभी रेसिंग कार वाला गेम खेला हो तो अपने पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो लेफ्ट राइट हो जाती है। तो यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेफ्ट राइट होने को ही लेटरल शिफ्ट कहा जाता है। अगर कंसेप्ट आपको नहीं पता रहा है तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर इसी लेटरल शिफ्ट को निकालने की नीड है। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मैं डायग्राम को इसीलिए और बड़ा किया हूँ। तैयारी करिए समझने की। ये एंगल पर फोकस करना है, ये एंगल पर फोकस करना है। ये एंगल आपका होगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो I माइनस आर। वो कैसे? देखो भाई, ये एंगल I है, ये एंगल उसके वर्टिकल अपोजिट है, ये भी I होगा। ये एंगल ये वाला एंगल R है। तो इस पूरे में जिसकी वैल्यू I है, सिर्फ इतना जिसकी वैल्यू R है घटा दें तो ये वाला एंगल I माइनस आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये एंगल मैंने मेंशन कर दिया। हाउ मच इज दैट? दैट एंगल हियर इज I माइनस आर। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इस नॉर्मल को एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर कहीं पे आके मीट करेगा और दो ट्रायंगल हमारे दिमाग में चलने चाहिए धीरे धीरे, जिसमें एक साइड कॉमन है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बी एफ, ये वो साइड है जो कॉमन है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। बस इसी कॉमन साइड की हेल्प से हम लेटरल शिफ्ट निकाल ले जाएंगे। वो कैसे? इस वाले ट्रायंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करेंगे कुछ साइन कॉस टेन। देखते हैं क्या कंसीडर करना होगा। कॉस कंसीडर करने से बात बनेगी, पूछो कैसे? यहाँ पर ये एंगल आपका आर है और आर के सामने परपेंडिकुलर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है और इसको हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ये कॉमन है दूसरे ट्रायंगल के लिए और ये हमें नोन है।
तो इस एंगल आर के वास्ते हमें ये नोन है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो कॉस आर आ जाएगा। बेस यहाँ पर होगा इस थिकनेस के बराबर दैट इज टी, एंड हाइपोटेन्यूज ये होगा बी एफ के बराबर, तो यहाँ से बी एफ आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर। ठीक, बी एफ नाउ नॉट अननोन, इट इज नोन फॉर अस। नाउ वी विल कंसीडर अनदर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? दैट वन, ये बी एफ सी। इस ट्राइंगल में ये हमें नोन है। लेटरल शिफ्ट का मतलब समझ गए थे आप, सीधा ऐसे जा रहे थे, ग्लास की स्लैब होने से क्या हुआ, आप रहे तो पैरेलल, अपनी मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेफ्ट राइट हो गए, तो यहाँ ऐसे जा रहे थे और इतना इधर को शिफ्ट होके फिर ऐसे जाने लगे, तो ये लेटरल शिफ्ट हो गई। तो लेटरल शिफ्ट ये यानी कि एक्स निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल को कंसीडर करना है, और इस ट्राइंगल में इस एंगल के वास्ते ये परपेंडिकुलर है और ये हमें नोन है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो P बाई एच करेंगे ताकि साइन अब लग जाए। P आपका परपेंडिकुलर, एक्स लेटरल शिफ्ट ये निकालना है, और एच मतलब हाइपोटेन्यूज ये नोन है, ये है T अपॉन कॉस आर, और ये हो जाएगा साइन ऑफ दैट एंगल। दैट एंगल हियर इज I माइनस आर। ठीक है, रेस्ट इज कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा T साइन I माइनस आर एंड डिवाइड बाई कॉस आर। ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है, कुछ लोग इसे याद रखते हैं और कुछ लोग इसको थोड़ा सा, इसकी शक्ल को थोड़ा सा बदल देते हैं, फिर तो याद रखना खैर मुश्किल है। कुछ लोग तो यही नहीं याद रख पाते हैं क्योंकि डिराइव हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं डिराइव कर पा रहे हैं तो याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद इसमें शक्ल में चेंज क्या आएगा कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का है, साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ये लगा दो यहाँ पे, तो साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर ये बराबर हो जाएगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई देन साइन आर। ठीक बात है, ये आपने साइन आई माइनस आर के प्लेस पे रख दिया। नाउ ये टी और ये कॉस आर ऐसे ही रहने दो, टी और ये कॉस आर। ठीक है, अब आपने इस कॉस आर को इसमें अलग अलग डिवाइड करना है, इस वाले कॉस आर को इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा टी देन साइन आई कॉस आर डिवाइड बाय कॉस आर, ये इसको कैंसिल करेगा तो नहीं लिख रहा मैं, और फिर कॉस आई आ जाएगा ये वाला, और साइन बाई कॉस, साइन आर बाई कॉस आर। आप चाहो तो टेन आर लिख सकते हो, चाहो तो मत लिखो, क्योंकि ऑप्शन मैंने देख लिया था पहले ही, वहाँ नहीं लिखा गया है। देख लो मैच कर रहा है, मैंने पहले ही देखा था, ये मैंने यहाँ से किया कॉपी, अरे यहीं दिख रहा है, देखो मैच कराइएगा, पूरा पूरा डिक्टो मैच कर रहा है। ये तो पहला ऑप्शन तो लेटरल शिफ्ट का सही हो गया, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला जो उन्होंने दिया बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं एक्स डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये बात बिल्कुल सही है। मैथमेटिकली अब थोड़ा आपके बस में चीज़ें नहीं हैं, आप थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। कैसे? एक ग्लास स्लैब बनाइए, ठीक है, मान लीजिए इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ही हो गया इत्तेफाक से, मतलब अंदर का मीडियम कोई ज़्यादा टेंसर वेंसर नहीं है, अंदर भी एयर जैसा ही मसला है। तो जो ये लाइट आई है ये जब यहाँ पर पहुँचेगी तो इसे कायदे से बेंड होना चाहिए, लेकिन बेंडिंग ज़्यादा होगी तब जब अगर म्यू बहुत ज़्यादा होगा। ये बेंडिंग इतनी ज़्यादा ना कराइए, बहुत हल्की सी बेंडिंग कराइए कि आपको लगे ही नहीं कि बेंडिंग हुई है, ठीक। और फिर इसके बाद में उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग करा दीजिएगा। तो आप नोटिस करो कि ऐसा करने से, मतलब कैसा करने से, म्यू जो है बहुत ज़्यादा ना लेने की वजह से हुआ क्या कि ये जो आपकी फाइनल लाइट गई है और जो ये आई है के बीच में लेटरल शिफ्ट इतनी बनेगी नहीं, इतनी कम यहाँ है कि हम दिखा भी नहीं सकते, देखिए बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट इसका मतलब जो है ये म्यू पे डिपेंड करती है। इनफैक्ट म्यू अगर आपका ग्लास का बराबर हो गया म्यू एयर के, जो कि संभव नहीं है, लेकिन कोई ऐसा आपने ग्लास बनाया कि जिसका म्यू एयर के बराबर हो गया, दैट टाइम लेटरल शिफ्ट होगी ही नहीं, वो जीरो हो जाएगी। और उल्टा आप समझ लो,
अगर म्यू बहुत ज़्यादा ले लिया आपने तो ये फर्स्ट टाइम के रिफ्रैक्शन में इधर की डायरेक्शन की बेंडिंग ज़्यादा होगी, दूसरी तरफ जब रिफ्लेक्शन होगा तो इधर की तरफ उतनी ही बेंडिंग होगी, लेकिन लेटरल शिफ्ट बढ़ जाएगी। लेटरल शिफ्ट ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी, जितना ज़्यादा म्यू होगा। तो कुछ बातें मैं लिख दूं, म्यू अगर ज़्यादा हो जाएगा, बेंडिंग डेविएशन ये ज़्यादा हो जाएगी, लेटरल शिफ्ट ये ज़्यादा हो जाएगी। और आप समझ गए होंगे कि अगर आप यहाँ पर म्यू एयर के आस पास 1 ले लो तो लेटरल शिफ्ट 0 हो जाएगी। कुछ ऑप्शन और हैं उनको भी देखिए। एक्स डिपेंड ऑन म्यू, ये तो सही है, तो जो जो सही है टिक करो, इसे और इसे। अब तीसरा लिखा एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये गलत है। पूछो क्यों? ये इसलिए गलत है कि आप यहाँ पे जो लाइट घुसा रहे हो, अगर कोई दूसरे कलर की ले लोगे, दूसरा कोई वेवलेंथ ले लिए, तो यही सेम मटेरियल का म्यू बदल जाएगा। म्यू जो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट ज़्यादा हो गया। कोई और कलर का ले लिए, उस कलर के लिए उसी मटेरियल का म्यू कम हो जाएगा। कम हो गया जो अगर म्यू, तो डेविएशन बेंडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो लेटरल शिफ्ट भी उतनी नहीं आएगी। तो एक्स इज इंडिपेंडेंट, ये गलत है। अब इसके बाद आखिरी में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स बराबर टी व्हेन आई इज क्लोज टू 90, मतलब कहने का जब आई 90 डिग्री के आसपास लिया जाएगा तब जो लेटरल शिफ्ट होगी वो मैक्सिमम आएगी। ये भी आप आसानी से समझ सकते हो। कैसे? देखिएगा ध्यानपूर्वक, रे डायग्राम से समझिए, मैथमेटिकली अप्रोच न कीजिए। यहाँ पर आपने एक लाइट को गिराया 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री कहना गलत होगा, 0 डिग्री पे। 90 ये एंगल है ना, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो तो नॉर्मल से होता है। नॉर्मल यहाँ पर आप बनाओ तो इसी के ऊपर बन जाएगा, एंगल बनेगा ये नहीं। तो 0 डिग्री पे आपने लाइट को गिराया। आप यहाँ पर देखो आई 0 हो गया है, नॉर्मल इंसिडेंस है, आर भी 0 आ जाएगा, और आप आर डैश यहाँ भी एंगल 0, सब 0 ही बनेंगे। सीधा आएगी, सीधा जाएगी, लेटरल शिफ्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मतलब आई से भी हमें समझ आ रहा है कनेक्शन लेटरल शिफ्ट का क्या है। जो अगर आई 0 है तो लेटरल शिफ्ट ये भी 0 है, मतलब आई अगर हम बढ़ाएंगे तो लेटरल शिफ्ट ये बढ़ेगी। तो लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम कब होगी? व्हेन आई मैक्सिमम होगा। आई मैक्सिमम कितना जा सकते हो? 90 डिग्री जा सकते हो। जितना ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, जितना ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, ये लाइट जितना ज़्यादा एंगल बना करके घुसाओगे उसको उतना ही मौका मिलेगा अपने जैसे गेम खेलते हैं तो पाथ के परपेंडिकुलर इधर उधर शिफ्ट हो जाने का। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा, लेटरल शिफ्ट नहीं आएगी। तो ये जो आखिरी ऑप्शन है मैक्सिमम वैल्यू क्लोज टू 90, ये सही है।